Hello, guys. Welcome to the session today. I hope you're all doing well. ओके तो आपको याद होगा गाइस कि हमने कैट 2019 के जो स्लॉट वन का हमने वर्बल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस थे उसको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व किया था। आज जो है हम वर्बल रीजनिंग के स्लॉट टू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कैट 2019 के, जो स्लॉट वन से टफर माने जाते हैं। ओके तो आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो वेलकम गाइस टू द प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स। हम लोग साथ में मिलकर वी विल क्रैक ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट एग्जाम्स गाइस। आई विल पर्सनली बी टेकिंग यू थ्रू द एंटायर VARC सेक्शन। हम लोग सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, डेली लाइव क्लासेस होंगे गाइस, टेस्ट, क्विजेस, उनके डाउट सॉल्विंग, उनके डिस्कशंस, और ये सब आपको मिलेगा गाइस अनलिमिटेड एक्सेस वन टाइम सब्सक्रिप्शन में। पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब गाइस। इन एडिशन टू मेरे क्लासेस, आप दूसरे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को भी देख सकते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं। जो टॉप एजुकेटर्स है ना गाइस इस मैनेजमेंट और ट्रेनिंग एग्जाम के स्पेस में, यू कैन लर्न एंड बेनिफिट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो लाइव क्लासेस होंगे, जैसे मैंने आपको कहा था कोर्सेज जल्दी शुरू होते हैं गाइस। बैचेस में जो कोर्सेज लॉन्च होते हैं उसमें कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन होता है, सो यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट दैट। विल बी लॉन्चिंग अ कोर्स गाइस ऑन VR अगेन सून विद मेनी क्वेश्चंस ऑन पैरा जम्बल्स, पैरा कंप्लीशन। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज यू गेट सो मेनी एडवांटेजेस। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैसे आप देख रहे हो, आप लोग कभी भी कहीं भी सीख सकते हो। यू कैन, इफ यू आर नॉट एबल टू स्ट्रीम इन लाइव, तब आप डेफिनेटली वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, ऑफलाइन मोड पे देख सकते हो। डाउट क्लियरिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फोर्थ सेशन जो गाइस एक कोर्स में, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आप इंटरैक्ट कर सकते हो मेरे साथ और दूसरे एजुकेटर्स के साथ। आप टेस्ट दे सकते हो, जो कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमको डिटेल्ड रिपोर्ट, डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा इन टेस्ट के बेसिस पर। हम जान पाएंगे कि इन कंपैरिजन टू अदर्स हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी से आपका परसेंटाइल डिसाइड होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब गाइज। अगेन लेट मी रिमाइंड यू एवरीवन कि आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, ऋतु MBA। अगर आप ये कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन गाइस या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, उसके नीचे सोच नहीं सकते, क्योंकि कैट का जो जर्नी है वो अगले मई तक डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहोगे, क्योंकि वी विल गो थ्रू कैट एग्जाम होता है नवंबर या नवंबर में, लेट्स सपोज इट्स गोइंग टू हैपन इन नवंबर दिस ईयर। उसके बाद जो है हमारे GD, PI, रिटन एबिलिटी टेस्ट, उन सभी के प्रेपरेशंस होंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, ओके। और जितने भी दूसरे मैनेजमेंट एग्जाम्स है, ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ दोज एरियाज में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होगा। पर हाँ, उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, ऋतु MBA, ओके। एंड दिस विल हेल्प यू गेट दैट 10% डिस्काउंट with a lot of added benefits, okay, right guys। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कैट 2019 के स्लॉट टू के वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस के साथ। नाउ ये क्यूज मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्यों है। स्लॉट वन हमने डिस्कस किया था, यस। स्लॉट टू जो है ना गाइज, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी टफर, especially the verbal reasoning questions were considered tougher by the students. We will see why it was tough. It should have been easy, right? So we will try and set all of that to right, okay। पर उसके लिए आपको इस you have to be with me throughout the video. Come on guys, अब मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आप बिल्ड लिंक्स करो, और आप मुझको ऑर्डर बताओ, एंड देन वी विल discuss it together. But go through the question once guys। para formation question है, para jumble question है, come on try it out, order sequence कीजिए। Remember guys, active reading करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते पढ़ते समझना बहुत ज़रूरी है, लिंक्स बिठाना ज़रूरी है। जिन लोगों ने स्ट्रैटेजी वीडियोस मिस कर दिए, प्लीज़ गो एंड सी गाइस। आई हैव डन 2 वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियोस। पैरा फॉर्मेशन क्वेश्चन का हमने लॉजिक एनालिसिस भी किया है और लैंग्वेज एनालिसिस भी किया है, क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व किए हैं। एंटायर वर्बल रीजनिंग का प्रैक्टिस एक्सरसाइज विद स्ट्रैटेजी किया है, तो यू विल हैव टू गो एंड चेक दैट आउट।
because it's going to be a great help. Okay, I hope आप की links बना रहे हो यहाँ पे guys, connect कर रहे हो. ओके गाइस, तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं, एक बार साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे कीवर्ड्स क्या होने चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट. ओके, अगर आपने ये पैसेज पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो पैसेज है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है, थोड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा आइडिया बेस्ड है. इट इज़ नॉट अ कॉमन टॉपिक, जिसके कारण ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट अगेन मेरा टिप याद रखिए कि हमें ग्रामर क्लूज पे यहाँ पे डिपेंड करना है, लैंग्वेज एनालिसिस करना है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. कंसेप्चुलाइजेशंस ऑफ विमेन्स टाइम, देखिए ये दिया गया है कोट्स में, तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं. एज कॉन्ट्ररी टू क्लॉक टाइम and clock time as synonymous with economic rationalism, okay, are two of the deleterious results. Deleterious, DE से start होता है, root words remember guys. Deleterious का मतलब होता है harmful. So deleterious results of this representation. Now यहाँ पे जो word use हुआ है ना guys, वो है this. This representation मतलब which representation. तो क्या ये फर्स्ट वाला हमारा ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है? नहीं, दिस कैन नॉट बी आवर ओपनिंग सेंटेंस. सो आई हैव एलिमिनेटेड वन एज आवर ओपनिंग सेंटेंस. ओके, नाउ लेट्स कम टू टू. विथ डाइकोटमीज, डाई का मतलब यहाँ पे होता है टू, डाइकोटमी का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट मीनिंग्स, एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ मेन्स टाइम, okay, women's time and clock time and caring time can be analytically useful. This article argues, यहाँ पर भी जो word use हुआ है ना guys, वो है this article. तो which article यहाँ पे भी हमारा ये opening sentence नहीं हो सकता है. Argues that everyday caring practices incorporate a multiplicity of times. ये सब पढ़ के students काफी डर गए थे और उन्होंने ये question छोड़ दिया था. But we will see how we can solve it simple way. And both men and women can engage in these multiple times. When the everyday practices of working soul fathers and working soul mothers are carefully examined to explore conceptualizations of gender time, it is found that caring time is often more focused on the clock than generally theorized. Okay, ये बोल रहा है caring time, पर अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आया है. We do not know what is the topic, what are they talking about, what is this men's time, women's time, caring time. पहले ही एग्जाम में टाइम इतना कम हो रहा है और यहाँ पे क्वेश्चन इतना घुमा फिरा के आ गया है. So we are worried a little as a student. ठीक है, पर we will try and read and we will simplify it. Clock time has been consistently represented in feminist literature, ओके, एज अ मैस्कुलिन आर्टिफैक्ट. इसको बोलते हैं कि वो मैस्कुलिन है. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइम इज मनी पर्सपेक्टिव. ठीक है, ये बोलता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टाइम इज मनी पर्सपेक्टिव. ओके, तो यहाँ पे हमको जो मीनिंग पता चलता है, देखिए 1 और 2 को जो है हमें वैसे ही, अब हम लोग को वी हैव टू ट्राई एंड बिल्ड लिंक्स एंड वी ऑल्सो हैव टू ट्राई एंड सी कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा. तो 1 और 2 को वैसे ही मैंने ओपनिंग सेंटेंस से निकाल दिया था रेस से, क्योंकि दिस हैज दिस रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन कौन सा है. और जो है 2 में भी था दिस आर्टिकल, विच आर्टिकल, इट लुक्स लाइक अ कंटिन्यूएशन. सो 1 और 2 गाइज वैसे ही हमने एलिमिनेट कर दिया था एज आर ओपनिंग सेंटेंस, करेक्ट. अब हमको 3 पे फोकस करना है या 4 पे फोकस करना है. ओके, Now 3 को देखिए. When the everyday practices of working soul fathers and working soul mothers are carefully examined to explore conceptualizations of gendered time, कि टाइम gendered होता है, मतलब टाइम आप बोल सकते हो कि ये टाइम मेल, they are telling this is something called women time और men time, मतलब आप टाइम को जेंडर के बेसिस पे उस टाइम को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग. Okay, it is found that caring time is often more focused on the clock than generally theorized. ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है caring time की, यहाँ पे बात हो रही है working soul वर्किंग सोल फादर्स की, और यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग सोल मदर्स की. अब 4 देखिए.
Clock time has been consistently represented in feminist literature as a masculine artifact representative of a time is money perspective. ओके तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि क्लॉक टाइम जो है, जो फेमिनिस्ट लिटरेचर होता है, जो फेमिनिज्म आपको पता होगा एक मूवमेंट होगा विच इज मोर टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट, मोर टुवर्ड्स विमेन्स राइट, वहां पे जो है वो बोला गया कि क्लॉक टाइम इज अ मैस्कुलिन आर्टिफैक्ट, वो एक मैस्कुलिनिटी का सिंबल है क्योंकि वो मनी से रिलेटेड है, टाइम इज मनी पर्सपेक्टिव। अब हमको ओपनिंग सेंटेंस मिल नहीं रहा है, आई एम थिंकिंग एज अ स्टूडेंट थिंग्स, ठीक है, हमको ओपनिंग सेंटेंस मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसेट्स बनाएंगे, हम लोग लिंक्स बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा आंसर कैसे बैठता है, राइट, लेट्स बिल्ड लिंक्स नाउ, ठीक है। एक कोई भी एक स्टेटमेंट को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, लेट्स ओके क्योंकि हमने 4 पढ़ा है लास्ट में, वी विल टेक 4, मैं ये नहीं बोल रही हूँ 4 हमारा ओपनिंग सेंटेंस है, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू स्टार्ट विथ 4, ठीक है। नाउ अब हमको देखना है कि यहाँ पे दिया है टाइम इज मनी, कौन सा दूसरा सेंटेंस है जो बोल रहा है टाइम इज मनी, ओके कौन सा दूसरा सेंटेंस है जो लिंक कर रहा है इस क्लॉक टाइम को, यहाँ पे देखिए क्लॉक टाइम को मनी से, कौन सा है वो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे नजर डालिए थोड़ा, लुक एट दिस, आई कैन लिंक इट टू स्टेटमेंट 1, क्लॉक टाइम एज सिनोनिमस विथ इकोनॉमिक रियलाइजेशन, इकोनॉमिक रियलाइजेशन क्या है, मनी, करेक्ट। तो क्या हो गया हमारा एक सबसेट, सबसेट मैं ये नहीं बोल रही हूँ ओपनिंग पेयर, मैं इसे बुला रही हूँ सबसेट, एक सबसेट हमारा यहाँ पे हो गया गाइस, एक सबसेट जो है हमारा यहाँ पे 4 और 1 हो गया, करेक्ट, टाइम इज मनी, क्लॉक टाइम इज सिनोनिमस या क्लॉक टाइम इज सेम एज इकोनॉमिक रियलाइजेशन, सो 4 1 एक सबसेट हो गया, ओके देन लेट्स टेक अनदर, ओके नाउ यहाँ पे 1 में लास्ट दिया गया है कि टू ऑफ द डिलीटीरियस रिजल्ट्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये नेगेटिव है, डिलीटीरियस का मतलब याद है ना, डिलीटीरियस का मतलब हो जाता है हार्मफुल, ठीक है। अब पढ़ते हैं, लुक एट 2, व्हाइल डाइकोटमीज ऑफ मेन्स टाइम, विमेन्स टाइम, क्लॉक टाइम एंड केयरिंग टाइम कैन बी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है मेन्स टाइम, यहाँ पे दिया है विमेन्स टाइम, यहाँ पे दिया है क्लॉक टाइम और यहाँ पे दिया है केयरिंग टाइम, इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल द 4, ठीक है। अभी तक जो 4 और 1 है वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट, अभी तक जो हमको पता चला है वो सिर्फ विमेन्स टाइम और मेन्स टाइम के बारे में पता चला है, तो कौन सा सेंटेंस जो है वो केयरिंग टाइम को इंट्रोड्यूस करता है, विच स्टेटमेंट इंट्रोड्यूसेस केयरिंग टाइम, 3 में पहली बार यूज हुआ है ना यहाँ पे वर्ड केयरिंग टाइम, इट इज फाउंड दैट केयरिंग टाइम इज ऑफन मोर फोकस्ड ऑन द क्लॉक देन, आप ज्यादा इस पे मत जाइए कि फिलोसफी में मत घुसिए, सिर्फ कीवर्ड्स देखिए, केयरिंग टाइम कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, 3 में, ठीक है, इतना सा समझिए। अब आप 4 में बोला गया है टाइम इज मनी, क्लॉक टाइम, 1 में बोला गया हाँ क्लॉक टाइम बताता है कि इट हैज इकोनॉमिक रियलाइजेशन से सिनोनिमस है, तो 4 और 1 साथ में बिठा दिया। 4 और 1 में अभी तक जो इंट्रोड्यूस है वो क्लॉक टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, मैस्कुलिन इंट्रोड्यूस हुआ है, विमेन्स टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, पर केयरिंग टाइम अभी तक नहीं आया है, तो केयरिंग टाइम कौन सा स्टेटमेंट हमको देता है, केयरिंग टाइम हमको देता है 3, ठीक है। अब कौन सा स्टेटमेंट है जो इन सभी टाइम को, भले ही वो क्लॉक टाइम है, वो विमेन्स टाइम है, वो मेंस टाइम है, वो जो भी केयरिंग टाइम है, वो कौन सा स्टेटमेंट है जो इन सभी तरह के टाइम्स को समराइज करता है, ये देखिए 2, डाइकोटमी मतलब डिफरेंट कर दिया ना, इतने सारे वर्ड्स हुए, मेंस टाइम, विमेन्स टाइम, क्लॉक टाइम, कैन बी एनालिटिकली यूजफुल, दिस आर्टिकल, ये पूरा आर्टिकल का समरी बता रहा है that everyday caring practices incorporate a multiplicity of times and both men and women can engage in these multiple times, so ऐसा कोई gendering नहीं है, both men and women can, clock time, caring time सब लोग यूज कर सकते हैं, men and women can engage in this multiple times, तो ये जो है वो पूरे आर्टिकल का हमको एक समरी बताता है, दिस आर्टिकल, ये जो पूरा आर्टिकल 413 को मिला के एक आर्टिकल बना है उसका हमको समरी बता रहा है, और फिर सारे जो टर्म्स यूज हुए इस आर्टिकल में उसका हमको समरी बता रहा है, तो 2 डेफिनेटली आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। नाउ अभी हमारा पेयर क्या हो गया, 4 1 एक पेयर था ही, 3 को भी हमने सोचा ठीक है केयरिंग टाइम इंट्रोड्यूस किया है, 2 को हमने डाल दिया लास्ट में। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाएगा, व्हाई कांट वी स्टार्ट विथ 3, ठीक है, व्हाई कांट वी स्टार्ट विथ 3, लुक एट 3,
when the everyday practices of working soul fathers and working soul mothers are soul मतलब जो independent काम कर रहे हैं, are जो independent only mothers या single fathers are carefully examined to explore conceptualizations of gender time. To explore मतलब हम इसको analyze कर रहे हैं कि टाइम जेंडर्ड कैसे होता है. इट इज फाउंड दैट, तो ये बता रहा है कि हमको क्या एनालिसिस पे क्या मिला. तो पहले स्टेटमेंट आता है, फिर एनालिसिस आता है. स्टेटमेंट क्या है कि टाइम इज जेंडर्ड, क्लॉक टाइम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मेल टाइम, सो टाइम इज जेंडर्ड. तो ये एक स्टेटमेंट है. फिर इसको ऑथर एनालाइज करते हैं, इसको ऑथर और डीपली एक्सप्लेन करते हैं और फिर बताते हैं कि जो जेंडर टाइप का कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको जो पढ़ा गया था तब ऐसा पता चला था. तो दैट इज मोर ऑफ अ एक्सप्लेनेशन. तो हमारा पेयर आंसर क्या हो जाएगा गाइस? हमारा आंसर हो जाएगा 4132. ओके, अब इसे मैं एक बार आपको वापस एक सिंपल से इजी ढंग से इसे एक बार आपको समझा देती हूँ. व्हाई डिड वी गो? वी डिड नॉट गेट इनटू द फिलॉसफी ऑफ दिस क्वेश्चन. आई डिड नॉट गेट इनटू द फिलॉसफी ऑफ द क्वेश्चन. मैंने सिर्फ कीवर्ड्स बिठाए हैं. 4 और 1, टाइम इज मनी, इकोनॉमिक रियलाइजेशन. ठीक है, तो दैट्स व्हाई 4 and 1 इज लिंक्ड टुगेदर. 1 4 नहीं हो सकता क्योंकि 1 बोलता है दिस रिप्रेजेंटेशन, विच रिप्रेजेंटेशन जो 4 में है. तो 4 1 एक सबसेट हो गया. फिर आएगा 4 1 में आ गया मेंस टाइम, विमेंस टाइम. फिर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया 3 में केयरिंग टाइम. फिर लास्ट में लगा दिया 2 को क्योंकि एक समरी हो गया इस पूरे आर्टिकल का जिसमें हमने बात किया है मेंस टाइम पे भी, विमेंस टाइम पे भी और केयरिंग टाइम पे भी, और 2 उसका समरी हो गया. हम लोग 3 से शुरू नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. 4 is more of a statement. It is more of a topic. Has been consistently represented. मतलब ये होता आ रहा है. So this again becomes a very generic statement because of the word consistent. And it is broad also. It is taking literature in mind. ठीक है, तो 4 looks like a good opening sentence because of that. पर हाँ, ये मैं बोलूँगी कि definitely difficult level question है. ठीक है, तो इसलिए आपको strategies को go through करना पड़ेगा जो हमने पिछले videos में discuss किया था. बट आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमारा ऑर्डर ऐसे क्यों होता है. तो 4 1 3 2 इज आवर ऑर्डर गाइस. ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व इट एज इफेक्टिवली. ओके, राइट, सॉरी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी है डेफिनेटली, पर हाँ छोटा है. ओके, ट्राई इट आउट गाइस. अरेंज कीजिए, लिंक्स बिठाइए, कम ऑन, एक्टिव रीडिंग कीजिए. इस क्वेश्चन में मैं बताऊं आपको 2 सबसेट्स मिलने चाहिए. 2 स्टेटमेंट्स मिला के आपको 2 सबसेट्स मिलने चाहिए. फिर बस हम उनको अरेंज करने की बारी आ जाती है. सो यू हैव टू गेट 2 सबसेट्स. कम ऑन, देखिए टॉपिकल सेंटेंस कौन सा है. Come on, I want all of you to get this right. पढ़िए स्टेटमेंट्स को. आपको डेफिनेटली 2 सबसेट्स मिलने चाहिए. फिर देन इट्स ऑल अबाउट अरेंजिंग इट. आई होप आपको 2 सबसेट्स मिल गए हैं बाय फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स. Okay, yeah, right. Come on guys, I will help you with those subsets now. Okay, देखते हैं वो subsets. पहले अंडरलाइन करते हैं जो इंपॉर्टेंट लगता है. लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली एग्जिबिट कोरिलेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई लिविंग थिंग्स की, कोरिलेशनल स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, 2 को देखते हैं. अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे बोलते हैं अडेप्टिव बिहेवियर डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे बात हुई अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में. ओके, देन यहाँ पे बात हुई कॉग्निटिव इकोनॉमी के बारे में. ओके, और यहाँ पे बात हो रही है ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे अडेप्टिव बिहेवियर कीवर्ड अंडरलाइन कर दिया मैंने, कॉग्निटिव इकोनॉमी और ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट. वापस हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, वी विल मेक लिंक्स. द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस from the world typically has structure and order.
एंड इज नॉट आर्बिट्ररी। जो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है उसमें एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्डर है, वो रैंडम नहीं है, वो आर्बिट्ररी नहीं है, वो स्ट्रक्चर और ऑर्डर पे बेस्ड है। ओके, टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट मीन्स टू कंसिडर इट इक्विवेलेंट, वापस ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग्स इन दैट कैटेगरी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विवेलेंट है, सिमिलर है दूसरी चीजों से उस कैटेगरी में, और डिफरेंट है फ्रॉम द थिंग्स दैट आर नॉट इन दैट कैटेगरी। तो यहाँ पे कीवर्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट और इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसको अरेंज करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ये जो स्टेटमेंट है वो बोलता है ऑब्जेक्ट्स आर इक्विवेलेंट, ये स्टेटमेंट भी जो है दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स बीइंग इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये एक लिंक हमको मिलता है 2 और 4 का। ओके, ना ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2-4 होना चाहिए या 4-2 होना चाहिए? 2-4, क्योंकि 2-4 और जनरल है, वो बात करता है अडेप्टिव बिहेवियर के बारे में, कॉग्निटिव इकोनॉमी के बारे में। वी शुड ट्रीट ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट। हाउ डू वी ट्रीट ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट? 4 एक्सप्लेनेशन देता है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को इक्विवेलेंट कैसे कंसिडर करते हैं, कैसे कैटेगराइज करते हैं। So one subset of ours is definitely over here, guys. I'm sure you have understood this. 2 and 4. I am not, again, I'm repeating, I'm not saying this is my opening pair, but yes, this is one subset. Okay. Now let's read the next one. ठीक है, the information we receive from our senses from the world has structure and order. कौन सा दूसरा सेंटेंस है जो स्ट्रक्चर के ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है? 1. It says correlational structure. ठीक है, तो 3 और 1 भी एक सबसेट है। अगेन 1-3 है या 3-1 है, वो डिसाइड करना है। देखते हैं, 1-3 होना चाहिए या 3-1 होना चाहिए। द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस फ्रॉम द वर्ल्ड टिपिकली हैज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। देखिए कितना जनरल स्टेटमेंट लगता है, फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, एंड इज नॉट आर्बिट्री। फिर आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हो कि हाँ लिविंग थिंग्स, जैसे एग्जाम्पल टिपिकली, वो एग्जाम्पल है टिपिकली, ये लोग ये कोरिलेशन स्ट्रक्चर को डेफिनेटली एग्जिबिट करते हैं। तो एक और हमारा और यहाँ पे ओपने ये क्या बोलते हैं, सबसेट हो गया 3-1। ये ब्रॉडर है गाइस, वर्ल्ड दिया है तो मैं 3 पहले डालूंगी, फिर मैं 1 को डालूंगी। ओके, नाउ अब हमें डिसाइड करना है कि हमारा ऑर्डर होगा क्या, 3-1-4-2 होगा, 3-1-2-4 होगा या 2-4-3-1 होगा। इस सबसेट्स को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? सिर्फ वर्ड्स ये लिंक करके, इक्विवेलेंट लिंक करके, स्ट्रक्चर लिंक करके हमको ये सबसेट तो मिल गया। अब इसको हम लोग अरेंज कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। सो 2-4-3-1 होगा या 3-1-4-2 होगा, सॉरी 3-1-2-4 होगा। ओके, ना अगर आप देखो तो कौन सा स्टेटमेंट ब्रॉडेस्ट स्टेटमेंट है, हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। सी देखो, यहाँ पे 4 पे बोलते हैं कि टू कैटेगराइज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैटेगराइज आप कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, आप उसे लिंक कर रहे हो दूसरे चीजों से, मतलब कि हम लोग एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट, स्ट्रक्चर और एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। पर ये स्ट्रक्चर और ऑर्डर और ये सब जो डिस्कशन है उसका मेन टॉपिक का हेडिंग क्या है? उसका मेन टॉपिक का हेडिंग जो है ना गाइस, वो ये है, अडेप्टिव बिहेवियर। डिपेंड्स ऑन व्हाट? कॉग्निटिव, हमारा जो मेंटल प्रोसेस है। दैट इज वाई द इंफॉर्मेशन वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस, कोरिलेशनल स्ट्रक्चर, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बहुत, वो हमारा टॉपिक है, अडेप्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव इकोनॉमी। और फिर उसके बाद हम लोग उसे एक्सप्लेन करें कि एग्जैक्टली फ्लो कैसे होता है। So that is why guys, I will definitely start with 2-4. I will keep that as my opening pair and then I will put 3-1. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। गाइज ये थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी वीडियोस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसे जाके देखिए इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी वॉच्ड देम। ठीक है, तो व्हाई हैव वी लिंक्ड इट दिस वे? सी 2-4 ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंसी लिंक और 3-1 स्ट्रक्चर ऑर्डर लिंक। हाउ हैव वी, विच शुड बी आवर ओपनिंग सेंटेंस? 2 होना चाहिए ओपनिंग सेंटेंस या 3 होना चाहिए? आप वर्ड से सिर्फ थ्रो ऑफ मत होइए। आप देखिए ये जो ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चर है, कैटेगराइजेशन है, वो सब क्यों, किस चीज के बारे में डिस्कस हो रहा है? जो हमारा मेन टॉपिक है ना गाइस, वो यहाँ पे अडेप्टिव बिहेवियर विच डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव इकोनॉमी। व्हाट इज कॉग्निटिव इकोनॉमी और क्या है एग्जैक्टली उसका एक्सप्लेनेशन? ट्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स एज इक्विवेलेंट। तो इन दोनों के कारण यहाँ पे अडेप्टिव इकोनॉमी और अडेप्टिव बिहेवियर और कॉग्निटिव इकोनॉमी के कारण वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 2। ओके,
I hope you have understood this, guys. Right, let's go to the next question. Come on. Again, I want you to get this right. Right, guys, ये इतना difficult नहीं होना चाहिए. Come on, you have to get it right. Solve कीजिए. I will increase the size a little for you to be able to read carefully. Okay, yeah, go through it please everyone. Links बिठाइए. Come on. यहाँ पे आपका ओपनिंग सेंटेंस आपको बहुत आसानी से मिल जाना चाहिए. ओपनिंग सेंटेंस यहाँ पे ढूंढना बहुत इजी है. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन. गेट द ओपनिंग सेंटेंस. वेरी इजी गाइस एक्चुअली. अगर आप लिंक्स बिठाओ तो वन बाय वन ओपनिंग सेंटेंस आपको मिल जाएगा ना, उसके बाद यू विल डेफिनेटली बी एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड. ओपनिंग सेंटेंस. ओके, लेट्स डिस्कस दिस गाइस. टू द अनइनिशिएटेड लिसनर, मतलब जिसने पहले ये कभी सुना नहीं हो, एटोनल म्यूजिक. एटोनल मीन्स नो टोन. रिमेंबर ए रूट वर्ड. ए एंड एन का मतलब होता है नो. एटोनल म्यूजिक, ठीक है, ये कीवर्ड है. एटोनल म्यूजिक कैन साउंड लाइक केओटिक रैंडम नॉइज. ना अब आप सोचिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ये सेंटेंस को मैं कैटेगराइज कर रही हूँ नेगेटिव, क्योंकि ये बोलता है एटोनल म्यूजिक लगता है एकदम रैंडम, यू नो, डिसऑर्डर, डिसहार्मनी, केओटिक नॉइज. ओके, तो ये एटोनल म्यूजिक टॉपिक है, ये सेंटेंस नेगेटिव है. एटोनैलिटी इज अ कंडीशन ऑफ म्यूजिक इन विच, यहाँ पे देखिए कैसे स्ट्रक्चर फ्रेम हुआ. ये हमको बताता है कि क्या है ये, मीनिंग है या डेफिनेशन है. और हमने पिछले कई क्वेश्चंस में डिस्कस किया है कि वी स्टार्ट विथ व्हाट, we start with a meaning or definition. Remember that. 3. After you realize the amount of knowledge, skill and technical expertise required to compose or perform it, ये it यहाँ पे क्या है, we don't know, so ये हमारा opening sentence नहीं हो सकता. However, नहीं हो सकता opening sentence. Okay, तो opening sentence तो यहाँ पे easily हमको मिल गया. opening sentence हमारा यहाँ पे क्या है, opening sentence हमारा यहाँ पे है to. Okay, नाउ टू के बाद हम लोग क्या डालेंगे. नाउ इस वर्ड को पकड़िए, हावेवर. हावेवर एटोनैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स गाइस. पॉजिटिव स्टेटमेंट हावेवर से शुरू होता है, तो इससे जो पहले वाला स्टेटमेंट हमको लगाना पड़ेगा वो होना चाहिए नेगेटिव. कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है गाइस? 1. सो 1 और 4 जो है वो मैं बोलूंगी कि एक लिंक बन जाएगा. ठीक है, 1 नेगेटिव, हाउएवर, फिर वी आर गोइंग टू पुट 4 विच इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. ओके, अब हमको 3 देखना है. आफ्टर यू रियलाइज द अमाउंट ऑफ नॉलेज. आफ्टर यू रियलाइज, पहले तो आप सोचते हो कि रैंडम केओटिक नॉइज है, पर आफ्टर यू रियलाइज द अमाउंट ऑफ नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टीज, ये वापस पॉजिटिव हो गया है. योर ट्यून में चेंज, आप अपना ओपिनियन बदल लोगे. देखो, पहले यू थिंक दैट इट इज वेरी रैंडम केओटिक, बट इट इज नॉट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स. वाई? आफ्टर यू रियलाइज ना, देन यू विल चेंज योर ओपिनियन. ओके, आफ्टर यू रियलाइज देन यू विल चेंज योर ओपिनियन. आफ्टर यू रियलाइज कितना एफर्ट जाता है इसमें, एंड यू विल चेंज योर ओपिनियन. तो यहाँ पे इजिली ऑर्डर हो गया 2 1 4 3. इसमें हमको कुछ ज्यादा कष्ट नहीं हुआ. We started with 2 because it's a meaning or a definition. फिर however का लिंक पकड़ा हमने, 1 और 4 को लिंक किया क्योंकि नेगेटिव, however पॉजिटिव, however कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड है, हमने लैंग्वेज एनालिसिस में किया था. 1 4 गाइज एक सबसेट हो गया. 1 4 एक सबसेट होने के बाद 4 पॉजिटिव है, उसके बाद हमने 3 लगा दिया क्योंकि वो भी पॉजिटिव है. अगर आप पहली बार अनइनिशिएटेड लिसनर हो, आप पहली बार सुन रहे हो, तो आपको लगेगा ये क्या, यू नो, एकदम नॉइज अच्छा नहीं लग रहा है. पर आफ्टर यू हियर इट, यू नो, आफ्टर आपको पता चले कि कितना नॉलेज, स्किल वगैरह जाता है, तब आपका ओपिनियन पॉजिटिव हो जाएगा. इनिशियली आपका ओपिनियन नेगेटिव रहता है, पर फिर आपका ओपिनियन पॉजिटिव हो जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इसमें कितना एक्सपर्टीज लगता है. ओके, सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइस. द ऑर्डर हियर बिकम्स 2 1 4 3. ओके, ग्रेट. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. Okay, let's go to the last question on para jumbles. Come on.
Now you all have to get this right. The last question on Para Jumbles CAT 2019 slot 2 question. Try this out. Opening sentence यहाँ पे भी आपको easily मिल जाएगा. Come on. यहाँ पे सिर्फ आपको ये pronouns link करने. These parts. मैं आपके लिए कुछ words underline कर देती हूँ. It is an example. Historically. Come on, now it has become very easy. Okay. I hope आपको अपना opening sentence मिल गया हो. Guys, how much time can we spend on these questions in the exam? I would say 1.5 to 2 minutes. Not more than that and not less than that. अगर आप 60 seconds के कम के टाइम में इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे एग्जाम में तो आपका आंसर 100 टाइम्स में से 99 टाइम्स रॉन्ग आएगा. I will give you this in writing. I've seen this in lot of students. जितना टाइम चाहिए क्वेश्चन को उतना टाइम दो. So 1.5 to 2 minutes is what we have to give. Okay. Right. Okay guys, आइए. Let's start. Such a belief in the harmony. ये बोलता है such a belief, तो ये हमारा opening sentence नहीं हो सकता. These parts, ये भी हमारा opening sentence नहीं हो सकता. Which parts? Historically, the notion or belief of a balance of nature is part observational. थोड़ा part observational है, थोड़ा metaphysical है, beyond physical, जो physical, जैसे spiritual हो सकता है, and not scientific in any way. Balance of nature एक observational part है, observation है या metaphysical इसका analysis हो सकता है, पर scientific नहीं है. ठीक है. 4. It is an example of an ancient belief system. देखिए, notion of a balance. Notion का मतलब है belief. Ancient belief system. इन दोनों को मैं एक साथ लिंक करूंगी. It is an example. तो ये हमारा opening sentence तो नहीं हो सकता. यहाँ पे such है, यहाँ पे these है, यहाँ पे it है. तो definitely हमारा opening sentence कौन सा होगा guys? हमारा opening sentence for sure हो जाएगा 3. So opening sentence we've hit upon it. 3 and 4 I am linking because notion of balance, ancient belief system called teleology. The notion, again notion linked है, that what we call nature has a predetermined destiny associated with its component parts. तो ये explain कर रहा है उसको एक term दे रहा है. ठीक है, तो ये 3 के बाद आ जाएगा definitely 4 without a doubt. Associated with its component parts. अब कौन सा statement बोल रहा है component parts के बारे में? 2. These parts. 2 आ गया, easily 2 आ गया, and then last में क्या आ जाएगा? 1. Over. Done. Question is done. 3 opening sentence. Others we have eliminated because of such, these, etc. 3 is our opening sentence. 3 talks about notion of balance. 4 also talks about belief system notion. It gives it a term also, teleology. उसके बाद हम लोग 4 में आता है component parts. तो हम लोग लिंक करेंगे इसे कंपोनेंट पार्ट्स को यहाँ पे 2 से. सो 4 2 का एक लिंक बैठ गया. 1 बेचारा लास्ट में बच गया तो उसे लास्ट में डाल दिया. ओवर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, आइए अब जाते हैं हमारे अगले एरिया में. नाउ विच इज आवर अगला एरिया? आवर अगला एरिया गाइस इज समरी, कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ द पैसेज. यहाँ पे हमको सिर्फ मेन आइडिया पे फोकस करना है, ऑथर का जो पोजीशन है उस पे फोकस करना है, टोन पे फोकस करना है. रिमेंबर हमने पैरा समरी का स्ट्रैटेजी वीडियो साथ में बैठ के किया था. सो यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स गाइस. डोंट miss out on those videos. Very important keywords. Okay, try this. Come on, you have to tell me first. Read it once. Focus on the keywords. Then we will eliminate the answer options. कीवर्ड समझिए, देखिए कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है. ओके, आई होप आप लोग रीड कर रहे हो, और रीड करते वक्त आई होप आप लोग एक्टिव रीडिंग कर रहे हो. मतलब रीड करते करते आप लोग साथ में क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हो.
आप समझ भी रहे हो. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. ऑटोपोमॉर्फी का मतलब क्या है गाइस? मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, उसका मतलब होता है कि एक यूनिक फीचर है. इट इज अ यूनिक ट्रेट. सो लैंग्वेज इज एन ऑटोपोमॉर्फी फाउंड ओनली इन आवर लीनिएज. ये सिर्फ हमारे अंदर ये जो लैंग्वेज का जो कैरेक्टरिस्टिक है या ट्रेट मिलता है हमारे लीनिएज में. हमारा जो पूरा लीनिएज है, हेरिडिटरी है वगैरह, उसमें हमको लैंग्वेज सिर्फ हमारे में मिलता है. तो ये ओनली वर्ड पे फोकस करना है. ये सिर्फ हम में मिलता है. हमारे जो दूसरे प्राइमेट्स थे, दूसरे पूर्वज थे जैसे एप्स वगैरह, उनमें नहीं मिलता है. हु आर दिस आर गाइस? होमोसेपियंस. यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि सिर्फ होमोसेपियंस में मिलता है. ऐसा कोई डेफिनेट एविडेंस भी नहीं है कि दूसरे स्पीशीज में भी मिलता हो, दूसरे जानवरों में भी मिलता हो. ओके. मोनो मतलब सिंगल, लिथ मतलब स्टोन, पर मोनोलिथिक मतलब एक सिंगल चीज नहीं, एक इंडिपेंडेंट या एक लौता चीज नहीं है. ये सिर्फ एक चीज से नहीं बना है. इट इज नॉट मेड आउट ऑफ ओनली वन रॉक और स्टोन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स बंडल ऑफ ट्रेट्स. इसमें बहुत सारे और चीजें इन्वॉल्व है. कॉग्निशन, जो लोग रूट वर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, कॉग्निशन, नॉलेज, माइंड. Okay, so I hope you've gone through this, guys. Let's understand this together. Language is an autopomorphy. It's a unique trait which is found only in our lineage. जैसे Homo sapiens में मिलता है. It is not shared with other branches of our group such as primates. ये जो हमारे primates थे, जो predecessors थे, जो पूर्वज थे, उनमें भी हमको नहीं मिलता है, जैसे apes. We also have no definite evidence. हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि दूसरे species में भी language है या नहीं. हमको पता है होमोसेपियंस में, दूसरे स्पीशीज के बारे में भी हमको ठीक से पता नहीं कि उनमें लैंग्वेज है या नहीं. हाउएवर इट मस्ट बी नोटेड राइट अवे, स्ट्रेट अवे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि लैंग्वेज इज नॉट अ मोनोलिथिक एंटिटी. ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है. ये एक इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट नहीं है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स बंडल ऑफ ट्रेट्स. यहाँ पे कई सारे ट्रेट्स इन्वॉल्व है जो कि टाइम मस्ट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ सिग्निफिकेंट टाइम. दे हैव इवॉल्व्ड. उसका मतलब क्या है? एक साथ नहीं आया. दिस इज एन एवोल्यूशन. ये धीरे 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 वी हैव बिल्ट दिस ट्रेट. Moreover, language crucially or importantly draws on aspects of cognition or our mind that are long established in the primate lineage. मतलब लैंग्वेज ठीक है, ऑथर ने बोला है कि भले प्राइमेट्स में नहीं होगा, पर ये जो कॉग्निशन था वो प्राइमेट्स में था. प्राइमेट्स में मेमोरी भी थी, तो शायद वहां से ही लैंग्वेज इवॉल्व हुआ हो. द लैंग्वेज फैकल्टी हमारा जो एक मेंटल पावर है, as a whole comprises more than just the uniquely linguistic features. Linguistic language, यहाँ पे सिर्फ language features नहीं है, comprises more, यहाँ पे और चीजें involved है, जैसे memory involved है, cognition involved है, जो हमारे primates में थे. Okay, so author, this topic is about a language. Author says कि language we do not ये हमारे में unique है, हमारे ancestors में नहीं था, हमारे primates में नहीं था, दूसरे स्पीशीज में भी शायद नहीं हो. लैंग्वेज जो है वो एक ही टाइम पे नहीं आ जाता, ये धीरे धीरे इवॉल्व होता है. इट्स अ कॉम्प्लेक्स बंडल. देयर आर मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड इन इट सच एज कॉग्निशन एंड मेमोरी. नॉट ओनली लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निशन और मेमोरी भी इन्वॉल्व है, विच वॉज फाउंड टू बी इन आर प्राइमेट्स. प्राइमेट्स में कॉग्निशन और मेमोरी थे, पर लैंग्वेज नहीं था. दैट इज वॉट द ऑथर इज ट्राइंग टू से. Okay, now let's come to the options, guys, and see what will be our answer over here. Okay, let's go through this. First, language, a derived trait. Derived मतलब हमको ये मिला है किसी से. Found only in humans, has evolved over time and involves memory. We are just comparing the options. Okay, look at 2. Language is a distinctively human feature as there is no evidence of the existence of language in any other species. यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंग्वेज इज अ डिस्टिंक्टिवली ह्यूमन फीचर, देयर इज नो एविडेंस. पर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में,
बोला गया था कि देयर इज नो डेफिनेटिव एविडेंस, देयर इज नो पक्का एविडेंस, पर यहाँ पे जो है उसके मीनिंग को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है. यहाँ पे बोल रहा है देयर इज नो एविडेंस, वहां पे बोला गया देयर इज नो डेफिनेट एविडेंस. So 2 cannot be our answer. We have eliminated answer option 2. Okay. 3. Language evolved with linguistic features building on features of cognition such as memory. So this is telling language has evolved. Okay. Linguistic features here and it is built on other areas like cognition which such as memory. Okay. Language is not a single uniform entity. Now uniform कहाँ दिया है? Single ठीक है, it's not a monolithic entity. I will go with the word single. पर uniform कहाँ दिया है? Okay, end result. We are not talking about end result. Long and complex process. No, where have they said it's a long and complex bundle है, पर ये complex process नहीं है. तो 4 में भी जो है unnecessary words है, तो 4 भी हो जाता है हमारा out. 4 also guys cannot be our answer option. I am sure you understood this. अब हमको कंपेयर करना है 1 और 3 में. अब 1 देखो, 1 बोलता है इट इज अ ट्रेट फाउंड ओनली इन ह्यूमंस. हाउ कैन वी से इट्स फाउंड ओनली इन ह्यूमंस? यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि हाँ मोस्टली इट इज फाउंड इन ह्यूमंस, बिकॉज हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि दूसरे स्पीशीज में है या नहीं. पर पक्का सबूत है नहीं अभी तक, तो क्या पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो वी कैन नॉट से इट इज फाउंड ओनली इन ह्यूमंस. हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि ऑथर क्लियरली बोल रहा है कि कोई डेफिनेट एविडेंस है नहीं. Okay, so our answer option will be what guys? Only on the basis of elimination हमारा answer option हो जाएगा 3. I hope you have understood this. Okay, कैसे eliminate किया है? 1 में only, जब भी words only आए इस पे focus करिए. Where have they said it's only in humans? शायद दूसरे species में भी हो सकता है, but we have not got definitive evidence. 2 also says it's a only human feature. There's no evidence, not no evidence, no definitive evidence. 4 काफी सारे अननेसेसरी और इररेलेवेंट वर्ड्स थे. यूनिफॉर्म नहीं था, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं था, एंड रिजल्ट नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था. और 3 में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी आ जाते हैं गाइस. कॉग्निशन आ जाता है, मेमोरी आ जाता है, लैंग्वेज आता है, एवोल्यूशन आता है. तो काफी सारा चीज कवर हो जाता है. अब आपको याद रखना पड़ेगा कि परफेक्ट ऑप्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है. समरी में इट्स ऑल अबाउट कंपैरिजन. उस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जो इनकरेक्ट नहीं है, जिसमें मीनिंग चेंज नहीं हुआ है और जिसमें और ज्यादा मेन आइडियाज हो. ओके, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही. तो ऐसा ऑप्शन पकड़ो जिसमें सबसे कम चीजें छूटी है और वो इनकरेक्ट नहीं हो. सो आई एम श्योर यू अंडरस्टूड दिस गाइस. हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है 3. ओके, राइट. आइए नेक्स्ट पे चलते हैं. ओके, प्लीज गो थ्रू दिस गाइस. थोड़ा लंबा है पर इतना डिफिकल्ट नहीं है ये वाला. अगेन कीवर्ड्स पे आप फोकस करोगे ना, आपको इजीली अपना आंसर मिलता जाएगा. कम ऑन, रीड इट. ओके, एलिमिनेशन मेथड हम लोग साथ में करेंगे, पर आप एक बार पढ़ो, कीवर्ड्स डिसाइड करो. ओके, देन वी विल स्टार्ट फिल्टरिंग द ऑप्शंस. ओके गाइस, पढ़ लो. आई होप यू आर ऑल रीडिंग. ओके, आइए इसे साथ में पढ़ते हैं. सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस often struggle to mobilize supporters from allied movements. Allied मतलब जो friendly similar movements है. In their efforts to achieve critical mass मतलब ज्यादा लोग. सी सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है मोबिलाइज करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सपोर्टर्स सिमिलर मूवमेंट्स के लिए. वो लोग क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? ताकि उनको एक क्रिटिकल मास बने, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बने. Organizations with hybrid, various, multiple, mixed identities, those whose organizational identities span the boundaries of 2 or more social movements, issues or identities, are vital to mobilizing these constituencies. तो ऐसे जो institutions या organizations होते हैं जो 2-3-4 issues पे साथ पे काम कर रहे होते हैं, different topics के बारे में, जैसे एक environment हो गया, एक हो गया human rights हो गया, एक हो गया women feminism पे हो गया. तो ऐसे institutions जो होते हैं या social movement organizations जो होते हैं, तो जो कई सारे मुद्दों को पे डील करते हैं,
उनको मोबिलाइज करना इजी हो जाता है, या वो इसे मोबिलाइज कर पाते हैं. Studies of the post 9/11 US anti war movement show that individuals with past involvement in non anti war movements are more likely to join hybrid organizations. जब 9/11 के बाद एंटी वॉर मूवमेंट शुरू हुआ था कि आप मत जाओ, वॉर मत डिक्लेयर करो दूसरे कंट्रीज पे, तो तब ये दिखा गया था कि जो इंडिविजुअल्स है जिनका कोई पिछला इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसे नो एंटी वॉर individuals with past involvement in non anti war movements, वो लोग और इन्वॉल्व हो गए थे इन हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस पे, जबकि उनका पहले ऐसा कोई बैकग्राउंड था ही नहीं. ओके. In addition, they show that organizations with hybrid identities occupy relatively more central positions in inter-organizational contact networks within the anti-war movement and thus recruit significantly more participants. तो ये लोग काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को इकट्ठा इसीलिए भी कर पाते हैं क्योंकि इट सेज दे शो दैट ऑर्गेनाइजेशंस विद हाइब्रिड आइडेंटिटीज, इनके काफी सेंट्रल पोजीशंस होते हैं, इनके नेटवर्क्स काफी स्ट्रांग होते हैं, तो वो लोग काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को इजीली गैदर भी कर पाते हैं. ओके. नाउ ये समझकर वी हैव टू ट्राई एंड आंसर द पैसेज, वी हैव टू ट्राई एंड एलिमिनेट इट. ठीक है, तो ये पैसेज किसके बारे में है गाइस? ये पैसेज है बेसिकली हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल मूवमेंट पे इश्यूज पे फोकस करते हैं, वो लोग कैसे अपने इकट्ठा करते हैं इसके बारे में है. ओके. पोस्ट 9/11 स्टडीज शो दैट पीपल हुआ, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे. ये जो 9/11 है वो एक एग्जाम्पल की तरह दिया गया है, तो वो यू हैव टू ट्राई एंड एलिमिनेट. वो हमारा मेन आइडिया नहीं, वो हमारा सपोर्टिंग आइडिया है, तो वो हमने एलिमिनेट कर दिया. देखिए, बी, hybrid organizations attract individuals that are deeply involved in anti-war movements. पर यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि दे इन्वॉल्वमेंट इन नॉन एंटी वॉर मूवमेंट्स, वो लोग पहले कभी एंटी वॉर मूवमेंट्स में शामिल ही नहीं हुए थे, तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाता है. ओके. मूवमेंट्स दैट वर्क टूवर्ड सोशल चेंज, यहाँ पे सोशल मूवमेंट है, सोशल चेंज ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट, पर यहाँ पे हाइब्रिड के बारे में कुछ दिया गया नहीं है. दैट इज आवर की आइडिया. सो ऑर्गेनाइजेशंस विथ हाइब्रिड आइडेंटिटीज are able to mobilize individuals with different points of views. Different points of views, they get more participants. They even get more participants. They even get participants who were initially not involved in similar movements. ठीक है, तो सिंपल एलिमिनेशन गाइस. आप इतना क्वेश्चन में इसलिए मैं आपको एक एक बारीकी से, डोंट गेट इनटू द क्वेश्चन दैट मच, फिलोसफी मत ढूंढिए. यहाँ पे समरीज के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप कीवर्ड ढूंढिए और आपको इजीली आंसर मिल जाएगा, तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है. Post 9/11 is a sub idea, it's not a main idea. B says hybrid organizations attract individuals involved in anti-war movement, जो गलत है. C says social change, जो नहीं दिया गया, और यहाँ पे वापस हाइब्रिड की तो बारे में बात ही नहीं हुई जो हमारा मेन आइडिया है. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है गाइस? एलिमिनेशन से हमारा आंसर ऑप्शन हो जाता है D. ओके, आई होप यू हैव गॉट इट गाइस. ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन समरी. एक और क्वेश्चन आया था समरी से, देखिए कितना इंपॉर्टेंट एरिया हो गया इसका. मतलब 3 क्वेश्चन समरी से 9 मार्क्स, थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स का फर्क. ओके, ये पढ़िए, ये थोड़ा आपको इजी लगेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड या एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं है. कीवर्ड्स पे सिर्फ फोकस कीजिए, ज्यादा फिलोसफी में घुसने की जरूरत नहीं है, फिर हमारे पास टाइम नहीं रहेगा इतना. ओके. यहाँ पे ओपन प्लान ऑफिस के बारे में बात हुई है, जहाँ पे ओपन एरिया है, कोई ऐसे क्यूब ऐसे colleagues can, workers can sit anywhere, interact anywhere, कुछ कॉमन मीटिंग स्पेसेस होते हैं, पर काफी ओपन प्लान से, डिविजन्स कम है. ओके. ज्यादा कैबिन्स नहीं होते हैं, काफी खुली जगह पे लोग काम करते हैं. दे कैन सी ईच अदर, दे कैन इजिली वॉक अप टू ईच अदर्स चेम्बर्स, ओपन स्पेस. Okay, I hope you're going through this, guys, carefully going through it. It is very important to carefully go through the questions.
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्टिव रीडिंग. रीड करते करते समझते जाइए. क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक 5 सेकंड रिफ्लेक्ट कीजिए कि ऑथर बोलना क्या चाहता है, की पॉइंट्स क्या है. फिर ये ऑप्शंस पे आइए. फिर ये ऑप्शंस को हम फिल्टर कर सकेंगे. ओके. प्राइवेसी चैलेंज्ड, जिन लोगों को प्राइवेसी एक इशू हो जाता है, वैसे ऑफिस वर्कर्स को ये ओपन प्लान्स और क्यूबिकल्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं. वो लोग ये बिलीव नहीं करते इसमें ज़्यादा. बट ओपन प्लान offices and cubicles were invented by architects and designers who thought that to break down the social walls. Why did they invent such spaces? Why did they invent open plan offices? Because they wanted to break down the social walls that divide people. You had to break down real walls too. अगर आपको लोगों के बीच का फर्क मिटाना है, ऊंच नीच, एज, जेंडर, जो भी है, जो भी वॉल गिराना है, तब आपको रियल वॉल्स भी गिराने पड़ेंगे. तब आपको कैबिन्स की दीवारें भी गिरानी पड़ेगी. एक ओपन स्पेस बनाना पड़ेगा. मॉडर्न आर्किटेक्ट सॉ वॉल्स एंड रूम्स एज डाउनराइट फैशिस्ट. उनको लगा ये कंप्लीटली अटरली फैशिस्ट है. मतलब ये बहुत ही एक डिक्टेटोरियल स्पेस हो जाता है. यहाँ पे बहुत हायरार्की आ जाती है, डिवाइड्स आ जाते हैं लोगों में. तो इसलिए वो इसे निकालना चाहते थे. द स्पेशियसनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये एडवांटेजेस है ओपन प्लान के. वुड लिबरेट, उनको फ्रीडम देती है. होम ओनर्स एंड ऑफिस ड्वेलर्स फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ बॉक्सेस, उनको बॉक्स के रेस्ट्रिक्शन से छुटकारा दिलाते हैं. बट कंपनीज टुक अप देयर आइडिया लेस आउट ऑफ अ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी. वो फैशिज्म को गिराना चाहते थे, डेमोक्रेसी को उठाना चाहते थे. ये आर्किटेक्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू था. यहाँ तक हमको आर्किटेक्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू पता चला है. अब यहाँ से कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू चलेगा. कंपनीज यहाँ पे देयर आइडिया वाज नॉट अबाउट डेमोक्रेसी. उनको ये डेमोक्रेसी ये सबसे परवाह नहीं थी जो आर्किटेक्ट्स बोल रहे हैं. उनका जो था मोटिव वो था कि एज मेनी एम्प्लॉयज को घुसाओ उधर, इसलिए वो ओपन स्पेस चाहते थे. तो आर्किटेक्ट्स ने जब डिजाइन किया था, उनका था सोशल वॉल्स को गिराना, डेमोक्रेसी लाना, एक टाइप का डिक्टेटरशिप को निकालना, डिवाइड्स को निकालना पीपल के बीच में. पर कंपनीज का ये ऑब्जेक्टिव नहीं था. कंपनीज का ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरो उस ऑफिस स्पेस में, इसलिए दीवारें गिरा दो. The typical office, open plan office of the first half of the 20th century was a white collar assembly line. White collar का मतलब है managerial level, executive level. Blue collar का मतलब होता है workers होते हैं. Cubicles where interior designers attempt to put some soul back in. Okay, तो अब हम लोग we will understand the question. Wall-free office spaces did not quite work out as desired, and therefore cubicles came into being. Okay, now देखिए cubicles क्यों आए थे वो समझना जरूरी है. The typical open plan office of the first half of the 20th century was a white collar assembly. वहाँ पे सिर्फ executives बैठते थे. तो क्यूबिकल्स वेर इंटीरियर डिजाइनर्स अटेम्प्टेड टू, उन्होंने क्यूबिकल्स क्यों डिजाइन किए उस ओपन प्लान पे, ताकि वो थोड़ा सोल ला सके, ताकि थोड़ा डिजाइन को और इफेक्टिव बना सके, इसलिए उन्होंने क्यूबिकल्स बनाया. वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट एज डिजायर्ड. नहीं, पर दे डिड वर्क आउट. ना, वेयर हैव दे सेड इट डिड नॉट वर्क आउट? ओके, देयरफॉर क्यूबिकल्स केम इनटू बीइंग. ओके, आते हैं इस पे बार. Wall-free office spaces did not quite work out the way their utopian investors intended. ये word ठीक है, मैं आपको इसमें difference समझाऊंगी. As they became tools for the exploitation of labor. Okay, wall-free office spaces could have worked out the way their utopian inventors intended had companies cared for workers' satisfaction. Okay, wall-free office spaces did not quite work out as companies don't believe in democratic ideology. देखिए कितना मीनिंग चेंज हो गया हर ऑप्शन से. यहाँ पे देखिए, wall-free office spaces did not quite work out as desired. As desired by whom? As desired by companies or as desired by architects? Companies का जो एम था ज्यादा से ज्यादा वर्कर को पैक करे, वो तो उन्होंने कर दिया. ये डिड नॉट वर्क आउट एज whom, वो इंपॉर्टेंट है. एज देयर यूटोपियन इन्वेस्टर्स. यूटोपियन का मतलब है परफेक्ट. जो इस आइडिया में जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था, किसने इन्वेस्ट किया था इस आइडिया में? यहाँ पे इन्वेस्टर का मतलब मनी इन्वेस्टर नहीं है. किसने इस आइडिया को इन्वेस्ट किया, किसने इस आइडिया में इन्वेस्ट किया था? पहले आर्किटेक्ट्स ने, इंटीरियर डिजाइनर्स ने.
और उन्होंने इसे क्यों बनाया? क्योंकि उनका एक परफेक्ट प्लान था कि ठीक है ऐसे होना चाहिए, पर वो वैसे नहीं हुआ, क्योंकि क्या हो गया, दे बिकेम टूल्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर। हाउ आर द लेबर एक्सप्लॉयटेड? ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरो, ठीक है। अब सी को देखो, वर्कर सेटिस्फैक्शन, वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस कुड हैव वर्कड आउट। क्या ये पैसेज बोलता है कि ये मीनिंग दिस, ये ऑप्शन बी नेगेटिव है, ठीक है। ये जो बताता है प्रॉब्लम को बताता है। जो सी है वो देता है हमको सोल्यूशन कि ये तब काम कर जाता अगर हम वर्कर के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते तो। पर प्रॉब्लम इज नॉट फ्रॉम द सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉब्लम, ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से है, नेगेटिव है कि ये काम नहीं किया, उन्होंने उसे भर दिया, ये सब। तो ये जो बी और सी का फर्क है वो टोन का डिफरेंस है। बी नेगेटिव टोन है, सी जो है वो पॉजिटिव, कुड हैव वर्क। इट्स नॉट अबाउट कुड हैव वर्क, इट्स अबाउट इट डिड नॉट वर्क एज डिजायर्ड। ओके, सो सी हमारा आंसर ऑप्शन नहीं हो सकता। डी, वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट एज डिजायर्ड बाय हुम, वो नहीं दिया गया है। कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक, कहाँ बोला है कि कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी? ये जनरल हो जाएगा, ये कुछ नहीं बताता यू नो इन आर्किटेक्ट्स के बारे में, इसके बारे में नहीं बताता। ये बोलता है कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, पर यहाँ पे मीनिंग चेंज हो रहा है। कंपनीज टुक अप देयर आइडिया लेस आउट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी दैन अ डिजायर। डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से ज्यादा उनके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं। इफ आई से आई लाइक ब्लू मोर देन पिंक, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पिंक नहीं पसंद है, ठीक है। तो डी अगेन बिकम्स अ डिस्टॉर्शन, यहाँ पे भी मीनिंग चेंज हो रहा है। तो दैट इज वाई गाइस हमारा आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। टोन नेगेटिव है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर दिया गया है, फिर वॉल फ्री ऑफिस स्पेस दिया गया है, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है, उन्होंने क्या चाहा था, रियलिटी क्या हो गया वो भी बताया गया है। तो दैट इज वाई गाइस हमारा आंसर ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे बी। ओके, I hope you've understood this, guys. Let's come to our last area. Let's tackle questions based on odd man out. ठीक है, ये दिया गया है, यहाँ पे हमको odd man out ढूंढना है। एक जो पैराग्राफ, एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से मैच या मेल नहीं खाता है, हमें उस सेंटेंस को यहाँ पे ढूंढना है। ओके, रिमेंबर ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक्चुअली, अगर आपको याद हो तो, जो लोग इस स्पेस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। सो रेगुलर व्यूअर्स गाइस, यू विल हैव टू रिमेंबर इट। ओके, बिल्ड, रिमेंबर बेसिक ऑड मैन आउट, एडवांस्ड ऑड मैन आउट, हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था। आई वुड से यहाँ पे आपको एडवांस्ड ऑड मैन आउट वाला स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ेगा। ओके, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, कम ऑन, एडवांस्ड ऑड मैन आउट पे फोकस कीजिए। लिंक्स बनाइए, जो सेंटेंस का कहीं और से लिंक नहीं बैठ रहा है या जो सेंटेंस लास्ट में आ रहा है वो हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा। पर्सपेक्टिव देखने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन का। All of these things, guys, are very, very important to remember. Okay, right. A particularly interesting example of inference occurs in many single panel comics. Okay. ठीक है, जनरल वर्ड है अ। इट इज द क्रिएटर, व्हाट इज दिस इट हमको नहीं पता है। इट इज द क्रिएटर्स पार्टिसिपेशन एंड इमेजिनेशन that makes a single panel comic so engaging and rewarding. ये क्रिएटर के पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर रहा है। Often the humor, the humor मतलब स्पेसिफिक, कौन सा ह्यूमर, द है, ये स्पेसिफिक है। requires you to imagine, हमको ये देखना पड़ेगा ये you कौन है। What happened in the instant immediately before or immediately after the panel specific. To get the joke specific, language analysis वाला याद कीजिएगा स्ट्रैटेजी वीडियो। You actually have to figure out ये you कौन है। It is as though the cartoonist devised a series of panels to tell the story and has chosen to show you only one. He's showing you only one. He's showing you only a single panel and typically not even the funniest. Okay,
तो अब हम इसको लिंक्स बिठाएंगे और हम क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे. ओके, तो टू हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इट इज है. ओपनिंग सेंटेंस की बात मैं कर रही हूँ. रिमेंबर हम लोग पैराजम्बल का लॉजिक यूज करेंगे. जिस सेंटेंस का लिंक नहीं बैठ रहा है कहीं से अभी और या जो लास्ट में आ रहा है वो हमारा ऑड मैन आउट हो जाएगा. सो टू कैन नॉट बी आवर ओपनिंग सेंटेंस. 3 द ह्यूमर रिक्वायर्स यू. हु इज दिस यू? द ह्यूमर, द पैनल स्पेसिफिक है वापस. 3 आउट हो जाता है. 4 टू गेट द जोक यू स्पेसिफिक. 5 इट इज एज दो द कार्टूनिस्ट. ये एक्सप्लेनेशन लग रहा है. एज दो, इट इज एज दो द कार्टूनिस्ट. ओके, ये एक्सप्लेनेशन लग रहा है. तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस जैसे हमने जनरल ऐसे टाइप लॉजिक एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था होगा फर्स्ट वाला, क्योंकि अ पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल वर्ड से कंफ्यूज मत होइए. यहाँ एग्जाम्पल दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता. एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्रेंस. ओके, इन मेनी सिंगल पैनल कॉमिक्स. तो ये हमको बता रहा है कि सिंगल पैनल कॉमिक्स में इन्फ्रेंस का भी एक एस्पेक्ट आता है. तो 1 हो जाएगा हमारा ओपनिंग सेंटेंस. तो 1 हमारा ऑड मैन आउट नहीं हो सकता. ओके, सो 1 विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज दैट इज आवर ओपनर. ठीक है, अब हमको देखना है 2, 3, 4, 5. 2 इज फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव. क्रिएटर्स पार्टिसिपेशन एंड इमेजिनेशन. पर अगर मैं आपसे पूछूं 3 में, द ह्यूमर रिक्वायर्स यू टू इमेजिन व्हाट हैपेंड. यू यहाँ पे कौन है? क्रिएटर है या रीडर है? कॉमिक्स का क्रिएटर है या रीडर है? रीडर है. टू गेट द जोक. 4 देखिए, यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू इन्फर. हु इज दिस यू? रीडर. 5 it is all as though the cartoonist devised a series of panels to tell a story but has chosen to show you only one. Again रीडर पे आ जाता है ओनेस कि आपको सिर्फ एक ही दिखाया गया है. अब आपको फिगर आउट करना है कि उसके पहले क्या आता है, बिफोर क्या आता है, आफ्टर क्या आता है. अब आपको फिगर आउट करना है वहां पे कि मिसिंग पैनल्स कौन से हैं, द रीडर को. सो जो स्टेटमेंट्स है ना गाइस 3, 4 और 5, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है ना गाइस वो है रीडर के पर्सपेक्टिव से. जो स्टेटमेंट 2 है वो है क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से. और जो 3, 4, 5 है दैट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमर, दैट इज टॉकिंग अबाउट जोक, दैट इज टॉकिंग अबाउट फनी. सो 3, 4, 5 आर linked to each other. 1 is our opening statement. So which is our odd man out, guys? Our odd man out becomes 2. 2 is our answer. Okay, is that clear? I hope you have understood this, guys. So 2 becomes our answer option over here. Okay, right. Let's go to the next question. Okay. Okay, guys, go through this question, odd man out question again. A little abstract in nature, but not to worry. Try this out. Socrates. Okay, go through it carefully, guys. Active reading, build links. Whichever statement does not fit in with any other statement, जिसका link नहीं बैठ रहा है या जो last में आ रहा है, that will become our odd man out. It is very important to figure that out. Links. Treat it how you would treat it treat a para jumble question. Okay. Just focus on the keywords. Okay, let's read it together. Socrates told us that the unexamined life is not worth living. एक philosophy है Socrates का. And that to know thyself, to know yourself, is the path to true wisdom. Okay, so you have to know yourself and you will attain wisdom. Don't go too deep into the meaning of the philosophy. It is not about philosophy. Logic and grammar will get our answer. It suggests that you should. It suggests. What suggests? You should adopt an ancient rhetorical method. Rhetorical का मतलब है persuasion, आप I'll give you an example. Rhetorical method favored by the likes of Julius Caesar and known as Iliism, or speaking about yourself in the third person, referring to yourself in the third person. Okay, now what is rhetoric speech now, guys? Rhetoric has different meanings. Rhetoric का मतलब होता है thought provoking.
ठीक है, थॉट प्रोवोकिंग, आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर समझने की कोशिश कर रहे हो, दैट बिकम्स rhetorical. You're trying to persuade others, you're trying to be persuasive, you're trying to think along the lines, that is rhetorical. Favored by the likes of Julius Caesar and known as Iliism, speaking about yourself in the third person. आप खुद को third person में refer कर रहे हो. For example, you don't say I, me, we. That is first person. You are referring to yourself in the third person. For example, if I am Caesar, I will say Caesar does not like this. मैं खुद ही Caesar हूँ और मैं खुद को third person में refer कर रही हूँ, मैं खुद को अपना नाम ले रही हूँ. Okay, so Caesar does not like this. Caesar does not approve of this. That is referring to yourself in third person. Research has shown that people who are prone to rumination, thinking, thought process, also suffer from impaired, उनका decision making process impair हो जाता है, कमजोर हो जाता है, and are at a substantially increased risk of depression. Negative है, rumination के बारे में है, उनको depression हो जाता है. Okay, simple rumination, the process of churning your concerns around in your head, thinking, churning, आप घुमा रहे हो, मिक्स कर, आप जैसे चक्की पीसते हो वैसा आप अपने हेड में अपने concerns पीस रहे हो, is not the way to achieve self-realization. That is not the way to achieve self-realization. The idea is that this small change in perspective, which small change in perspective, ये देखना जरूरी है, can clear your emotional fog. Fog का मतलब आपको कुछ clearly ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, allowing you to see your past biases. इसको क्लियर कर देता है और आप अपने क्लियरली देख सकते हो. ओके, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है आपका वहां पे. ठीक है, नाउ अब हमको कैसे इसे अरेंज करना पड़ेगा और क्या आइडियाज यहाँ पे है वो हमको देखने पड़ेंगे. ओके, तो कौन से स्टेटमेंट्स एक दूसरे से लिंक्ड है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 बोलता है कि रूमिनेशन, जो पीपल होते हैं जो रूमिनेट करते हैं, जो काफी सोचते रहते हैं, व्हाट इज रूमिनेशन 4 में एक्सप्लेन्ड है. तो इससे पहले आई यूज रूमिनेशन. व्हाट इज रूमिनेशन, ठीक है, मीनिंग आता है 4 में. ऑल्सो ऑफन सफर फ्रॉम इम्पेयर्ड डिसीजन मेकिंग. उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कमजोर हो जाता है. एंड यहाँ पे दिया है ऑल्सो सफर फ्रॉम. ऑल्सो ऑफन सफर फ्रॉम, ऑल्सो का मतलब है एक और सफरिंग, एक और डिसएडवांटेज. तो अगर आप देखोगे ध्यान से 4 और 3 जो है वो लिंक्ड है. 4 हमको बताता है कि रूमिनेशन है क्या. डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग योर कंसर्न्स अराउंड योर हेड इज नॉट द वे टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन. नेगेटिव, रिसर्च हैज शोन दैट पीपल हु आर प्रोन टू रूमिनेशन आल्सो सफर फ्रॉम. नेगेटिव, आल्सो वन मोर नेगेटिव, they suffer from impaired decision making under pressure and are at a substantially increased risk of depression. ठीक है, ना यहाँ पे आ गया प्रॉब्लम. ओके, नाउ हमको देखना होगा कि हमारा ऑड मैन आउट यहाँ पे हम कैसे फिगर आउट करेंगे. ओके, सो इसके बाद व्हाट डू वी पुट, दैट इज आवर की क्वेश्चन हियर. सो लेट्स रीड 1, 2 and 5 clearly. 1, Socrates told us that the unexamined life is not worth living, and to know thyself is the path to true wisdom. 2, it suggests that you should adopt an ancient rhetorical method favored by the likes of Julius Caesar and known as Iliism. You should adopt an ancient rhetorical method. Okay. 5, the idea is that this small change, which small change? कौन सा small change? कौन सा स्टेटमेंट हमें एक स्मॉल चेंज के बारे में बताता है? 1 बताता है या 2 बताता है? 2 बताता है. वो स्मॉल चेंज क्या है? स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ इन थर्ड पर्सन एंड योर प्रॉब्लम विल गो अवे. इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ इन थर्ड पर्सन, दिस स्मॉल चेंज इन पर्सपेक्टिव, फर्स्ट पर्सन से आप पर्सपेक्टिव चेंज करो थर्ड पर्सन पे, कैन क्लियर योर इमोशनल फॉग. जो आपका ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्लियर नहीं हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अलाउिंग यू टू सी योर पास्ट बायसेस, आप ठीक से देख पाओगे. सो जो स्मॉल चेंज है ना गाइज, वो सॉक्रेटिस वाला स्मॉल चेंज नहीं हो सकता. व्हाट इज ये यहाँ पे अनएग्जामिन्ड लाइफ, ये सब नहीं है. पाथ टू ट्रू विजडम, विच विजडम,
ट्रू विजडम मतलब वो स्मॉल चेंज नहीं हो सकता, यू आर चेंजिंग अ कंप्लीट पाथ। स्मॉल चेंज पर्सपेक्टिव में चेंज कौन सा है? खुद को फर्स्ट पर्सन आई वी बुलाने से अच्छा आप खुद का नाम लेके बुलाओ, थर्ड पर्सन में बुलाओ। आप ऐसा करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो 2 और 5 लिंक्ड है, वो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है एंड इट टॉक्स अबाउट दैट स्मॉल चेंज इन पर्सपेक्टिव। तो जो अलग थलग पड़ जाता है, जो हमारा ऑड मैन हो जाता है, वो यहाँ पे हो जाता है 1। ओके, आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दिस गाइज। इतना फिलोसफी में मत घुसिए, मैं बार बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, दिस स्मॉल चेंज, ढूंढो विच स्मॉल चेंज, you know, try and link sentences together and you will definitely get your right answer. Okay, आइए हमारा last question को we will examine guys. Again this question is something that we have taken up in our practice exercise, so regulars to this space will be able to answer this question I hope. ये थोड़ा easy है, काफी easy actually, मैं बोलूंगी आपको definitely right आना चाहिए question. Come on, try it out guys, you have to tell me the right answer. TikTok time is running. Tell me. Analyze this problem carefully. Okay, build links. इसमें आपको easily एक order मिल जाएगा, आप बस opening sentence पकड़ के चलो. Opening sentence, remember general ऐसे type में हमने discuss किया था, the most general statement we will start with it first. Opening statement पकड़ के चलोगे आपको आपका आंसर easily मिल जाएगा. Okay, select the broadest statement. We are going to start with the broadest statement first. And then we will get our links. Okay, if I ask you guys which is your opening sentence, I hope you will tell me 4. Plastic in the oceans is arguably one of the most important and pervasive, widespread environmental problems today. देखिए ये टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टुडे, ये जनरल स्कोप भी सेट कर रहा है, तो 4 डेफिनेटली हमारा ओपनिंग सेंटेंस है कि प्लास्टिक जो है ओशन में गिरा हुआ वो बहुत बड़ा एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो गया है. कौन सा स्टेटमेंट अब इसे कंटिन्यू करता है? 1, ओशन प्लास्टिक इज प्रॉब्लमैटिक फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि बहुत बड़ा एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, बट प्राइमरीली मेनली बिकॉज मरीन एनिमल्स ईट इट. मेन रीजन है मरीन एनिमल्स उसे खा रहे हैं. Now, mainly because marine animals eat it. What happens when marine animals eat it? Eating plastic has a number of negative consequences, such as retention. ये plastic retain रह जाता है in the gut. Gut का मतलब है हमारा intestine for longer periods. 4, 1, 5. Okay? 5. It remains in the gut. कौन सा स्टेटमेंट बोलते हैं कंटिन्यू करता है कि हाँ ये डाइजेस्टिव ट्रैक में रह जाता है मरीन लाइफ के? 3, असाइड फ्रॉम क्लॉगिंग रिटेंशन हो जाता है, वहां पे अटक जाता है, वहां पे स्टक हो जाता है. इट ऑल्सो टेंड्स टू अब्सॉर्ब पोल्यूटेंट्स, एक और डिसएडवांटेज आ गया. 3, 2 को देखिए, द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन ऑफ ओशन प्लास्टिक फॉल्स इन स्मॉल साइज फ्रैक्शंस. यहाँ पे जो है ना गाइस, वो प्लास्टिक के साइज के बारे में डिस्कस किया कि छोटा प्लास्टिक है या बड़ा प्लास्टिक है. यहाँ पे जो है वो डिस्कस किया जा रहा है प्लास्टिक मरीन लाइफ पे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, इसलिए जो हमारा ऑड मैन आउट हो जाता है वो होता है 2. ओके, ये क्वेश्चन हमने किया था पिछले सेशन में भी. आई होप यू आर एबल टू रिकॉल इट. आई होप यू अंडरस्टूड दीज लिंक्स गाइज. ये 2019 का स्लॉट 2 का जो क्वेश्चन थे, स्टूडेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट बिकॉज उनको लगा टॉपिक्स बहुत, कहाँ सॉक्रेटिस, कहाँ जूलियस सीजर, कहाँ एलियजिज्म, कहाँ ये, काफी उनको प्रॉब्लम आई उनमें. ऐसे 1-2 क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स बोले कि उन्होंने आंसर किया. द रीजन इज दे डिड नॉट, फिलोसफी में ज्यादा घुस गए, उन्होंने की वर्ड्स पे फोकस नहीं किया. ऐसे जो पैसेजेस होते हैं की वर्ड्स पे फोकस करो, आप लैंग्वेज पे फोकस करो. जब लॉजिक नहीं बैठ रहा है, मतलब जब एनालिसिस आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब लैंग्वेज का सहारा लो. इसलिए मैंने बोला कि ये 2 चीजें साथ में आनी चाहिए. सो लैंग्वेज एंड लॉजिक, दैट्स आवर स्पिन ऑफ हियर. ओके, right, so clear guys, I hope you've understood this. Right, ये था discussion, but for this you have to be regular guys. हम लोग और questions करेंगे, but you have to subscribe, so please subscribe to the Unacademy Plus. अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे रितु MBA, you will get 10% off on your course subscription. कोर्स सब्सक्रिप्शन के benefits मैंने आपको बता दिए हैं. Very important guys, right now is the time to prepare.
And right now, the best mode of preparation I would suggest is this. सब कुछ cover हो जाएगा, easily cover हो जाएगा. Interaction, doubt solving, everything is going to be taken care of. Please subscribe, watch the space for more. Subscribe, use my code RITUMBA. Okay, hope to see you soon. And until I see you next time, take care and